नमस्कार स्टूडेंट्स, निशांत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ऑफिसर लेवल के जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उन सभी जॉब्स को हम लोग अपने इस सीरीज के द्वारा टारगेट कर रहे हैं। इस पे हम लोगों ने 2 पार्ट्स ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो सिंपली आई आइकन पर क्लिक करिए और वो 2 पार्ट्स आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, ये इस पूरी सीरीज का 3rd पार्ट है जिसके अंदर हम लोग सेंट्रल लेवल ऑफिसर्स के जॉब को हम लोग यहाँ पे टारगेट करेंगे। ठीक है, इस जॉब का क्या जॉब प्रोफाइल होता है, क्या सैलरी होता है, ये तो हम लोग समझेंगे ही। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, इसे भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूँ जो 2 से 3 दिन पहले जो है मेरे साथ हुआ है। तकरीबन रात के 8 बजे एक महिला का कॉल आया है मुझे और 32 साल की ये महिला थी जो अचानक से सडनली जो है ब्रेकआउट करके रोने लगी। ठीक है, कहना था उनका ये कि सर मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ और बैंक में जॉब करती हूँ और स्टार्टिंग में किसी ने बताया नहीं कि ऐसा होता है वैसा होता है। मुझे भी लगा कि यार ठीक है, मेरिटोरियस स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ने में अच्छी हूँ और आराम से मैं क्लियर कर सकती हूँ। तो 2 साल के मेहनत के बाद उसने जॉब क्लियर करी और अभी नैनीताल में पीओ के पोस्ट पे समथिंग डैश बैंक में वो पोस्टेड है। ठीक है, अच्छी जॉब है। आप लोग भी बोलोगे यार सच में बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहिए आपको। तो यहाँ पे तो कॉन्ग्रेचुलेशन वाली बात हो गई ना, फिर यहाँ रोने वाली बात कहाँ से आ गई। एक्चुअली क्या है, बैंकिंग जॉब में एक जो सबसे माइनस पॉइंट है वो ये है कि आपके ऊपर में हमेशा प्रेशर बना करके जो है, पब्लिक सेक्टर है ना, तो एक प्रेशर बना हुआ रहता है। ठीक है, ये भी करना है वो भी करना है। तो उनका कहना है कि मुझे और भी बहुत सारे एग्जाम्स को टारगेट करना है लेकिन मेरे पास समय नहीं मिल पाता। ठीक है, और इस पर इतना प्रेशर है कि 9-9 घंटे काम करना पड़ता है और अगर अपने सीनियर से कुछ भी कंप्लेन करने जाओ तो उस सिचुएशन पे एक ही जवाब सुनने को मिलता है कि रिज़ाइन कर दो। ठीक है, तो ये अभी समझ लो ये सीन चल रहा है बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है, ऐसा एक नहीं हुआ है, ऐसा बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स के साथ केसेस हैं। बहुत सारे जो है फ़ोन पे बात करते समय बताते हैं कि सर मैं यहाँ पे पोस्टेड हूँ। एक तो एसबीआई में पोस्टेड है लेकिन वहाँ भी इसी तरह का प्रेशर है। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आप नए हो गवर्नमेंट सेक्टर में और इसका प्रिपरेशन करना चाहते हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो पहले अपना गोल डिसाइड कर लो कि मुझे जाना किधर है। क्योंकि हर जॉब का एक प्लस पॉइंट एक माइनस पॉइंट होता है। अगर आप सिर्फ फेस देख रहे हो कि अरे इसके अंदर इतनी सैलरी है, इसके अंदर ये है वो है, ये चीज़ें फैसिनेटिंग तभी तक करती है जब तक आप उसे ज्वाइन नहीं करते। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो उसका नेगेटिव पॉइंट भी आपको दिखने लगेगा। लेकिन उस समय अगर आप नेगेटिव पॉइंट देखोगे और आप वहां पे क्विट करना चाहोगे तो ये भी हो सकता है कि कुछ कंडीशंस ऐसे हो जाएं कि आप क्विट चाह करके भी ना कर पाओ। जैसे कि ये महिला का केस मैंने आपको बताया। अब इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर ये अपने घर वालों से कहती हैं, जो उन्होंने कहा भी कि मैं ये जॉब क्विट करना चाहती हूँ, तो घर वालों ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि एक तो 32 साल की एज हो गई है, शादी करने की उम्र हो गई है उनकी, तो शादी करना है उन्हें पहला। दूसरा, उनकी फैमिली पूरी तरह से सस्टेन है, उन पे डिपेंड है, पूरी तरह से उन्हीं पे करती हैं। तो अगर वो जॉब क्विट कर देंगी और अगेन अनएम्प्लॉयमेंट का एक टैग लग जाएगा तो उससे भी उन्हें डर लगता है। तो यहाँ पे क्या है, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो बेस्ट एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहती है लेकिन कहती हैं कि मेरे पास समय नहीं है सर। ठीक है, मैं 9 घंटे का शिफ्ट करके आती हूँ और मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ, इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर रहता है मेरे पे कि दोबारा से कुछ करने की हिम्मत नहीं होती। अगर कोशिश भी करती हूँ तो 2-3 घंटे का ही समय निकल पाता है मेरे लिए। ठीक है, तो इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी को सिर्फ ये ज्ञान देना चाहता हूँ कि देखो, गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जॉब आपको यहाँ पे मिलता है, लेकिन आपको किस सेक्टर पे जाना है वो पहले से डिसाइड कर लो तो बाद में आपको रिग्रेट फील नहीं होगा। तो यहाँ पे इस सीरीज के द्वारा मेरा मोटिव भी यही है, गवर्नमेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट जॉब्स हो हैं, जितने भी ऑफिसर लेवल के जॉब्स हैं, मैं उन सभी का आपको एक डिटेल्ड वीडियो दूं जो 2024-25 के अकॉर्डिंग हो और आप इन सारे जॉब्स के बारे में जान लो ताकि आप एक सही वे में सटीक तरीके से प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल लेबर ऑफिसर्स। देखो, सेंट्रल लेबर ऑफिसर्स की ये जो पोस्ट है ये सेंट्रल लेवल की जॉब है। ठीक है, एक्चुअली ये एक सिंगल पोस्ट नहीं है, ये 4 पोस्ट का कॉम्बिनेशन है जिसे एक साथ मिलाकर के सेंट्रल लेबर ऑफिसर्स कहते हैं। इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है, मतलब 35 साल तक के उम्र वाले, जिनका 35 साल अभी हुआ नहीं है या 35 साल होने वाला है, वे सभी लोग जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी स्टार्टिंग सैलरी 98,409 रुपीज पर मंथ है, एक्सक्लूडिंग जो डिफरेंट पर्क्स हैं उसकी मैं बात नहीं कर रहा। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे आपको अदर फैसिलिटीज भी मिलती है, जैसे इंक्लूड करोगे तो ओवरऑल वर्थ जो है आपका 1.25 लाख के आसपास का इधर बन जाएगा। ठीक है, तो
सेंट्रल लेबर ऑफिसर्स, बेसिकली इसके अंदर 4 पोस्ट इंक्लूडेड है। पहला जो है वो है मेरा असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की पोस्ट, ठीक है। अगेन सेंट्रल लेवल है तो ऑब्वियस है सेंट्रल लेवल पे आपको चारों दिखेंगे। तो पहला जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, दूसरा है असिस्टेंट वेलफेयर कमिश्नर, तीसरा है असिस्टेंट लेबर वेलफेयर कमिश्नर और चौथा है असिस्टेंट डायरेक्टर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है, ठीक है। तो ये 4 पोस्ट है जिसे आप कंबाइंड रूप से सेंट्रल लेबर ऑफिसर, ठीक है, और शॉर्ट में इसे CLS ऑफिसर भी कहते हैं, CLS ऑफिसर भी कहते हैं। अब बोलोगे सर CLS का मतलब क्या होगा? C फॉर सेंट्रल हो गया, L फॉर लेबर हो गया, S फॉर सर्विस हो गया, सेंट्रल लेबर सर्विस ऑफिसर, ठीक है, ये इसका नाम हो गया। लास्ट जो वैकेंसी अनाउंस हुई थी ये 2023 में ये वैकेंसी आई थी, जिसके अंदर टोटल 29 पोस्ट थी। अब ये जो 29 पोस्ट थी ये डिफरेंट रिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग थी। जैसे कि SC के अंदर 5 वैकेंसी थी, ST के अंदर 1 थी, OBC के अंदर 4 थी, EWS के अंदर 2 और UR के अंदर 17। ये एक इरेगुलर वैकेंसी है और यहाँ पे जो पोस्टिंग होती है वो गैजेट ऑफिसर का आपको यहाँ पे पोस्ट मिलता है, ठीक है। गैजेट ऑफिसर का यहाँ पे आपको पोस्ट देखने को मिलता है। इरेगुलर वैकेंसी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, देखो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्रेज बना हुआ रहता है कि यार जो रेगुलर वैकेंसी है उसका प्रिपरेशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो रेगुलरली आती है। लेकिन प्रॉब्लम उसके साथ ये होती है कि जब रेगुलर वैकेंसीज है, चाहे आप SSC का उठा लो चाहे आप UPSC का उठा लो, रेगुलर वैकेंसी के केस में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कंपटीशन आपको ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हो रहा है तो लोग उससे अवेयर है। जो कि इरेगुलर वैकेंसीज होती है वो चूंकि चुपके से आती है और जो लोग जानते हैं वो उसका प्रिपरेशन करते हैं बहुत ही मन लगा करके और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसे क्लियर करके एक ऑफिसर बन के निकल जाते हैं, ठीक है। बाकी लोग प्रिपरेशन करते ही रहते हैं रेगुलर वैकेंसीज की, ठीक है। तो यहाँ पे इरेगुलर वैकेंसीज का सबसे प्लस पॉइंट यही होता है कि वो आपको एक मौका देती है बाकी से बेटर करने के लिए, बाकी से बेहतर बनने का, ठीक है। एज लिमिट का मैंने पहले आपको बता दिया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे एसेंशियल 2 तरह की क्वालिफिकेशन है। हालांकि इसके बारे में मैंने आपको APFC के समय में बताया था कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, जब मैंने आपको बताया था कि उसका जो क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, उस समय मैंने आपको ALC के बारे में भी डिस्कस करा था, ठीक है। तो यहाँ क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है 2 तरह की होती है। एक, आपको ऑल ओवर इंडिया किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की। इसके अलावा दूसरा, डिप्लोमा की डिग्री आपके पास होनी चाहिए सोशल वर्क में, लेबर वेलफेयर के अंदर, या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर, या फिर पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर, या फिर लेबर लॉस के अंदर। ये जो डिप्लोमा होता है ये 1 ईयर का प्रोग्राम होता है, ठीक है। 1 ईयर का ये डिप्लोमा प्रोग्राम होता है जो आप किसी भी लॉ यूनिवर्सिटी के द्वारा कर सकते हैं। कोई भी लॉ यूनिवर्सिटी के द्वारा आप इसे आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हो, आप इसे जो है ये डिप्लोमा ले सकते हैं। 1 ईयर का ये प्रोग्राम होता है और इसके लिए ऑन एन एवरेज जो चार्ज यूनिवर्सिटीज लेती हैं वो 17,000 से लेकर के 25,000 रुपए तक का चार्ज होता है, ठीक है, पूरे 1 साल का कोर्स का, ठीक है। तो ये है जो है सोशल, आप अगर ये डिप्लोमा ले सकते हैं अपने लोकल एरिया के यूनिवर्सिटी से। किस किस फील्ड में लेना है, किस किस मतलब इन सब में और लगा हुआ है, मतलब आप इनमें से किसी भी एक फील्ड में ले सकते हो, ठीक है। बेस्ट कौन सा है, तो या तो आप लेबर वेलफेयर के अंदर लेना, ठीक है, या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर, ठीक है, या फिर लेबर लॉस के अंदर। क्यों? इसके फायदे क्या है? इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि ये जो 3 टॉपिक है ये आपके APFC के सिलेबस में भी कवर होता है, ALC के सिलेबस में भी कवर होता है। ALC मतलब असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, जो इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है सभी स्टूडेंट्स की, जो इस सेंट्रल लेबर ऑफिसर या CLS ऑफिसर सेंट्रल लेबर सर्विस ऑफिसर्स का जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उसकी जो फर्स्ट चॉइस होती है वो होती है ALC, ठीक है। तो अगर आप इन टॉपिक्स में अगर आप डिप्लोमा लोगे तो चांसेस है कि आपको आपके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है जिसमें जो आपकी डिग्री है वो अगर लॉ में अगर आपने डिग्री ली हुई है तो आपका अगर प्रिपरेशन उस लेवल का है जो नॉर्मल स्टूडेंट्स का है, ठीक है, और आप उस तरह का मार्क्स लेकर के आते हो जो एक नॉर्मल स्टूडेंट लेकर के आ रहा है जिसके पास सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो उस केसेस में आपको प्रेफरेंस मिलता है। हालांकि 90% केसेस में दिखा गया है कि नॉन डिजायरेबल क्वालिफिकेशन वाले ही इस तरह के एग्जाम्स को क्रैक कर पाते हैं, ठीक है। अगर आप
इस एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट आती हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसीज होती हैं जिसका प्रिपरेशन आप एक साथ में कर सकते हो, ठीक है। ये पोस्ट कौन कौन सी है? सबसे पहला जो पोस्ट है वो है एपीएफसी, ठीक है, एपीएफसी, यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ठीक है। इसका भी अनाउंसमेंट बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, नेक्स्ट ईयर में। तो एपीएफसी का आप प्रिपरेशन कर सकते हैं उसी तरीके से जो अभी हमने देखा सीएलओ सेंट्रल लेबर ऑफिसर या सीएलएसओ सेंट्रल लेबर सर्विस ऑफिसर, आप इन सारे जॉब्स का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा आप ईओ एंड एओ पोस्ट, इन्फोर्समेंट ऑफिसर या फिर अकाउंट्स ऑफिसर, ये भी यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है और ये भी ईपीएफओ के अंदर में एक पोस्ट है, ठीक है। दो पोस्ट है, एक ईओ की एक एओ की। तो इन सारे डिफरेंट पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम्स को टारगेट करते हो। मतलब अगर आप इसका प्रिपरेशन करते हैं तो ओवरऑल इन सभी पोस्ट के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो और इनमें से कोई ना कोई वैकेंसीज आपको श्योर है कि 2025 में देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो इसका सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। सिलेबस हालांकि मैंने बहुत दिया था जिस तरीके से, उसने क्या करा, पूरा का पूरा टॉपिक खोल करके लिख दिया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको कुछ चीजें देख लो, यहाँ पे करंट इवेंट्स आपको देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको पढ़ना है, जनरल मेंटल एबिलिटी आपको पढ़ना है, इसके अलावा लेबर वेलफेयर आपको पढ़ना है, इंडस्ट्रियल रिलेशन आपको पढ़ना है, सोशल वर्क एंड सोशल सिक्योरिटी लॉज आपको पढ़ना है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आपको पढ़ना है, इसके अलावा लेबर लॉज आपको पढ़ना है, ठीक है। और इसके अलावा बाकी जितना कुछ दिख रहा है वो आपका लेबर लॉज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर कवर हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। टोटल 8 टॉपिक्स हैं जो आपको इसके सिलेबस के अंदर कवर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। तो जो सीएलएस है, सेंट्रल लेबर सर्विस, ठीक है, इसके जो ऑफिसर्स होते हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं, ठीक है, जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होता है वो होता है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो रिलेशनशिप है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बीच और मैनेजमेंट टीम के बीच, इस रिलेशन को बहुत ही हार्मोनियस बना करके रखना। इसके लिए क्या है, इसके लिए जो भी लेबर लॉज होंगे उन लेबर लॉज का सही से इनेक्टमेंट हुआ है या नहीं, इन्फोर्समेंट हुआ है या नहीं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है वो सेटल्ड है या नहीं, ठीक है। इसके अलावा जो अभी हमने देखा कि हार्मोनियस रिलेशन मेंटेन करके चलना होता है वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में, इस चीज को देखना किसका काम होता है, जो सेंट्रल लेबर ऑफिसर्स होते हैं उनका काम होता है। सेंट्रल लेबर ऑफिसर्स जो है उन्हें अलग अलग तरीके से नोटिफाई करा जाता है, जैसे कि इंस्पेक्टर्स की पोस्ट पे भी ये रिक्रूट होते हैं बहुत टाइम, ठीक है। कंसीलिएशन ऑफिसर्स के नाम से भी जान, मतलब क्या है कि जब आप इंस्पेक्शन करने जाओगे, ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, तो एज अ इंस्पेक्टर बन करके आप जाओगे, मतलब हो तो आप कमिश्नर ही, लेकिन उस सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे जब आप किसी इंडस्ट्री का इंस्पेक्शन करने के लिए भेजा जा रहा है आपको, तो हो सकता है कि स्टार्टिंग का स्टेज है, मतलब जस्ट आपने ज्वाइनिंग करा है तो आप एज ए इंस्पेक्टर जाओगे, आप थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हो तो कंसीलिएशन ऑफिसर्स के रूप में जाओगे, ठीक है। मतलब जब आप कोई मैटर को क्या कर रहे हो, रिजॉल्व कर रहे हो, शांत कर रहे हो, पेसिफाई कर रहे हो किसी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को, तो उस समय आप कंसीलिएशन ऑफिसर्स के रूप में जाओगे। अपीलिएट अथॉरिटीज के रूप में, जहां पे जो लोग क्या करेंगे, किसी तरह की अपील करेंगे आपसे, ठीक है। तो ये बेसिक जॉब प्रोफाइल होता है, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे समझ लो अंडर द टेबल, ऊपर अबव द टेबल बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो वो सब बातें मैं नहीं कर रहा, बाकी आप समझदार हो। तो ये था सेंट्रल लेबर ऑफिसर्स के बारे में डिटेल्ड वीडियो। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। बाकी आपकी कोई भी किसी तरह के डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।